हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर 18 की तरफ प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम लोग फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को प्रोसीड करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, हम लोगों ने फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ा था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया था। तो चलिए आज जल्दी जल्दी हम लोग उसका सेकंड टॉपिक फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए आप मेरे साथ साथ, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, फैराडे ने अपने जो सेकंड लॉ में जो बात बतलाई है वो क्या एक्सप्लेन करता है, उसको समझने के लिए आप सबसे पहले छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। फैराडेज के सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को इससे आसानी से समझा जा सकता है। फैराडे ने ये एक्सप्लेन किया, आप डायग्राम जो है उसको साथ साथ ड्रॉ कर लें। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके इलेक्ट्रोड्स यहाँ रिस्पेक्टिवली शो कर दिए गए, एनोड एंड कैथोड। इसमें भी उसी तरह से अब एनोड कैथोड कैसे आइडेंटिफाई करना है और क्या इस डायग्राम का सिग्निफिकेंस है, वो हम लोग अभी धीरे धीरे इसमें सीखते चले जाएंगे। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो फैराडे ने क्या किया कि इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर दिया। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करने का क्या सेंस है, उसको जरा सा कैसे समझा जाएगा। तो देखिए, उसको ऐसे सपोज कर लीजिए कि हम लोग इस सेल का, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कनेक्शन सीरीज फॉर्म में दिखलाएंगे। सीरीज फॉर्म में कैसे दिखलाएंगे, देखिए सपोज कर लीजिए कि इसका ये एंड जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है और इसका एक और एंड जो इधर से आप देख ले रहे हैं, इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इसके दूसरे वाले एंड के साथ, लाइक दिस। तो इस तरह से हम लोग बैटरी के टर्मिनल को क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इसे पॉजिटिव, निगेटिव या एनोड कैथोड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उस पर जरा ध्यान देंगे। आप देखिए, ये माइनस और ये क्या है, प्लस। तो जो माइनस टर्मिनल से अटैच है ये आपका हो गया निगेटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इधर अटैच है ये हो गया इसका पॉजिटिव टर्मिनल। अब चूंकि इस सेल में ध्यान दीजिए, इधर इस सेल में ये पॉजिटिव है तो ये हो गया निगेटिव, और इस वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये निगेटिव टर्मिनल है, इसलिए उसका ये वाला एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको मालूम हो गया एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। उसी तरह से इसमें हो गया ये आपका कैथोड और ये हो गया आपका एनोड। और इसमें हमने क्या भर दिया, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स भर दिए गए, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स फिल कर दिए गए। सपोज कर लीजिए कि इसमें हमने भर दिया CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन और इसमें हमने भर दिया सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। तो ये एक डायग्रामेटिक सिचुएशन है जिसको फैराडे ने एक्सप्लेन किया था अपने सेकंड लॉ में। तो उन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन का जिसके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, और दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन का। और उसको सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि उसके इलेक्ट्रोड्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड होंगे, वो आप डायग्राम से देख सकते हैं। अब उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ध्यान से आप सुने कि ये क्या कह रहा है। इस लॉ में उन्होंने ये बतलाया कि जब टू और मोर देन टू सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया जाए, व्हेन इक्वल, आप नोट कर लें लॉ मेरे साथ, अमाउंट ऑफ करंट और चार्ज is passed through two or more electrolytic cell connected in series। उन्होंने क्या बताया कि जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जब सीरीज में कंबाइन कर दिया जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट को पास कराया जाए। इक्वल अमाउंट ऑफ करंट या चार्ज एक ही चीज है, को पास कराया जाए। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं उनके जो मास डिपॉजिट हो रहे थे कनेक्टेड इन सीरीज, देन द वेट ऑफ डिफरेंट substances
deposited on respective electrodes are proportional to their equivalent masses। ये तो स्टेटमेंट हो गया। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने क्या बताया कि जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया गया, और सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट करने का क्या सेंस है वो आप डायग्राम से देख सकते हैं। उसके एनोड को कैथोड से और फिर दूसरे वाले कैथोड को और एनोड को कैसे कनेक्ट करना है वो आप डायग्राम से देख ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देंगे तो जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, जो उनका मास डिपॉजिट होगा, वो डिफरेंट सब्सटेंस के केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस टू से इसी डायग्राम की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें है कॉपर सल्फेट और इसमें क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, सपोज कर लीजिए एक जगह पे आपका क्या है, वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर लिया है तो आप कॉपर लिखेंगे, और इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर लिया है तो आप सिल्वर लिखेंगे। इसको शॉर्ट टर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे आप। वेट ऑफ कॉपर बाय वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। इसको आप 1 और 2 सपोज करके भी लिख सकते हैं। तो ये एक बेसिक लॉ था सेकंड, जिसको फैराडे ने एक्सप्लेन किया। बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करना इसमें जरूरी है। याद रहे ये क्राइटेरिया तब ऑब्टेंड होगा प्रोवाइडेड I remains same। करंट क्या रहना चाहिए, सेम टू सेम। तो जब सेम करंट पास कराया उन्होंने सेम टाइम के लिए, करंट सेम होगा तो टाइम को भी सेम हम लोग रखेंगे। तो सेम करंट को सेम टाइम के लिए जब उन्होंने पास कराया तो क्या देखा कि जो इलेक्ट्रोड का डिपोजिशन हो रहा है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, वो उसके केमिकल इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसकी प्रूविंग के लिए हम लोग फर्स्ट लॉ का सहारा लेते हैं। देखिए इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। तो आप लिख लें प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ चुके हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मास ऑफ एनोड और कैथोड डिपॉजिटेड, जो भी सब्सटेंस डिपॉजिटेड होता है, वेट या मास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो सिंपल सी चीज है, लॉजिकली भी बात सही है। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोड के ऊपर वेट डिपॉजिट करेंगे। और इसको हम लोगों ने जब रिजॉल्व किया था तो ये क्या हो गया था, W इज इक्वल टू ZQ और W इज इक्वल टू ZQ को आप लिख सकते हैं IT। ये हम लोग फर्स्ट लॉ से पढ़ चुके थे। और फिर हमने आपको इसमें Z का एक वैल्यू एक्सप्लेन किया था। Z का वैल्यू क्या था, तो Z हमने आपको बतलाया था कि Z इज इक्वल टू होता है मोलर मास इनटू I इनटू T। जैसे है वैसे रहने दीजिए, Z का वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे। Z इज इक्वल टू, या एक बार अलग से कर देते हैं। देखिए Z इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या बताया गया था, याद कीजिए, n फैक्टर इनटू 96500 बस। अब आप इसको Z को यहाँ पास पुट कर दें, कहाँ, इस वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z की जगह क्या लिखेंगे, मोलर मास बाय n फैक्टर इनटू 96500। ये किसका वैल्यू हो गया, Z का वैल्यू हो गया। ये क्या है, I इंटू टी, या यहाँ पास आप डायरेक्ट Q भी रख सकते हैं। तो ये आपके वेट का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा है, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। तो हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ कॉपर बाय वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। तो वेट ऑफ कॉपर अकॉर्डिंग टू
फर्स्ट लॉ देखिए, वेट का फॉर्मूला क्या है, मास, मोलर मास इनटू आई इनटू टी। अब क्योंकि ये कॉपर का है इसलिए इसके लिए हम मास ऑफ कॉपर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, एन फैक्टर इनटू 96500। अब नीचे क्या है, डिवाइडेड बाय सिल्वर, डिवाइडेड बाय, ध्यान देंगे आप, वेट ऑफ सिल्वर है, तो वेट ऑफ सिल्वर के लिए बिल्कुल यही फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ सिल्वर इनटू आई इनटू टी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इनटू 96500। ध्यान दें यहाँ, अब ये जो मास ऑफ कॉपर बाय एन फैक्टर है, आपको याद होगा मास ऑफ कॉपर, देखिए ध्यान से इसकी बात कर रहे हैं, बाय एन फैक्टर, इसे ही इक्विवेलेंट मास कहते हैं। किसी का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, खास के मेटल का कैसे निकालते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, मेटल की वैलेंसी होती है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास। तो इसका मतलब ये हो गया कि कैन बी रिटन एज वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इनटू आई इनटू टी डिवाइडेड बाय 96500। देखिए हम डायरेक्ट इनपुट करके निकाल सकते थे, लेकिन आपको फर्स्ट लॉ थोड़ा सा याद दिला दे रहे हैं। अब नीचे क्या है, यहाँ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिल्वर, तो डिवाइडेड बाय, अब यहाँ भी उसी तरह से देखिए, देख रहे हैं आप, मास ऑफ सिल्वर बाय एन फैक्टर, तो मास ऑफ सिल्वर बाय एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इनटू आई इनटू टी डिवाइडेड बाय 96500। अब आप इसको रिजॉल्व करके सॉल्व कीजिए, तो वेट ऑफ कॉपर बाय वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इनटू आई इनटू टी डिवाइडेड बाय 96500। डिवाइड इनटू में कन्वर्ट करेंगे, ये टर्म पर ऊपर चला जाएगा, 96500 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इनटू आई इनटू टी। अब लॉ क्या कह रहा था, आप याद कीजिए, जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाए और सेम करंट सेम टाइम के लिए पास कराया जाए, यानी चार्ज सेम हो, तो चूंकि चार्ज सेम हो तो आई टी कैंसिल हो जाएगा, 96500 कैंसिल, तो ओवरऑल आपके पास जो वैल्यू बचा, वेट ऑफ कॉपर बाय वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू, देखिए ऊपर में क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। आप इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और वेट ऑफ substance 1 by weight of substance 2 is equal to equivalent mass of substance 1 by equivalent mass of substance 2, चाहे वो सिल्वर हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, प्लैटिनम हो, whatever it may be, जो भी इलेक्ट्रोड्स रहेंगे उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू। तो देखिए कितना सिंपल फॉर्म में फैराडे के सेकंड लॉ को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। सेकंड लॉ को प्रूफ करने के लिए हमने फर्स्ट लॉ का सहारा लिया था। होप सो कि आप इसे समझ गए होंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया आपने। अब हम लोग सेकंड लॉ के एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसके सेकंड लॉ को प्रोसीड करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग फैराडे सेकंड लॉ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी देखिए लिखे हुए हैं ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो ये क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं और आपको एक्सप्लेन भी करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको आप देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर IIT JEE और एम्स में ही पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, इसके कंसेप्ट और लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में कहता है कि 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल A, B and C containing electrolytes ZnSO4, AgNO3 and copper sulfate। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं जिनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है और उनके रिस्पेक्टिव डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स दे दिए गए हैं और इनमें एक सेम अमाउंट ऑफ करंट 1.5 एम्पियर की पास की जा रही है। कब तक? जब तक कि उसमें सिल्वर का 1.45 ग्राम डिपॉजिट ना हो जाए। तो आपको निकालना है कि कितने देर तक ये करंट पास हुआ। क्योंकि करंट और टाइम दोनों में सब सारे के सारे सेल में क्या रहेगा, सेम टू सेम। तो आपको टाइम निकालना, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, फर्स्ट पार्ट। और क्या पता लगाना है, अगर सिल्वर का 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ तो आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक वेयर डिपॉजिटेड। तो ये भी आपको फाइंड आउट करना है। और एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, जिंक और सिल्वर आपको दे दिए गए। तो देखिए जो चीज इसमें गिवन है ये हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी से हम लोग बात शुरू करेंगे और सेकंड लॉ को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, उसको हम लोग जानेंगे।
फर्स्ट लॉ में क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी जिसका यूज हो सकता है उसको हमने यहाँ पास आपके लिए आसानी के लिए ऑलरेडी लिख दिया है। ये फर्स्ट लॉ से हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। और सेकंड लॉ में जो अभी अभी आपने पढ़ा है वो आपके सामने ऑलरेडी मौजूद ही है, फिर भी आपके आसानी के लिए लिख दें। हम लोगों ने पढ़ा है वेट ऑफ substance 1 by weight of substance 2 is equal to equivalent mass of substance 1 by equivalent mass of substance 2। सेकंड लॉ से जो हम लोगों ने पढ़ा वो यही है। कब? when सेम करंट सेम टाइम के लिए पास करेगा और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे तब ये आप अप्लाई करेंगे सेकंड लॉ का केस। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ध्यान देंगे स्टूडेंट्स आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को ध्यान से समझे भी और देखे भी, साथ साथ नोट करते जाएं। तो क्वेश्चन हम लोगों को क्या क्या चीजें गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट ऑफ सिल्वर जो डिपॉजिटेड इसमें हो रहा है वो कितना है, देखिए वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड जो हम लोगों को मिला है वो कितना है 1.45 ग्राम। और क्या क्या चीजें हम लोगों को यहाँ दी गई है, करंट कितना है, करंट I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। और आपको क्या दिया गया है इसमें, और मोलर मास ऑफ सिल्वर आपको मालूम है 108 ग्राम एंड वी हैव टू फाइंड द टाइम, कितने टाइम पर सिल्वर का इतना मास डिपॉजिट हुआ होगा। तो वेट का एक सिंपल फार्मूला जिसमें आई और टी का एप्लीकेशन है वो हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। देखिए देख रहे हैं ये फार्मूला, वेट इज इक्वल टू, बोलेंगे आप क्या है, वेट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सिल्वर इंटू I इंटू टी डिवाइडेड बाई, देख रहे हैं आप, n फैक्टर इंटू 96500 आपके सामने है। मोलर मास सिल्वर था तो हमने सिल्वर लिख दिया, I इंटू टी डिवाइडेड बाई n फैक्टर इंटू 96500। अब प्रश्न ये है कि n फैक्टर क्या होगा, सवाल ये है कि n फैक्टर क्या होगा। आपको मालूम होगा कि n फैक्टर मेटल के केस में उसी की वैलेंसी होती है, तो सिल्वर का n फैक्टर होता है 1। कितना होता है 1। तो वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड आप देख लीजिए यहाँ पास दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है 1.45, तो आप लिख देंगे 1.45। मोलर मास ऑफ सिल्वर इज 108 इंटू I करंट है, करंट का वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 1.5 टाइम, यही तो फाइंड करना है आपको, डिवाइडेड बाय n फैक्टर ऑफ सिल्वर। n फैक्टर ऑफ सिल्वर कितना होता है 1 इंटू 96500, टाइम निकालना है, क्रॉस कर दें, देयरफॉर t इज इक्वल टू 1.45 इंटू 1 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय, ये सारे के सारे फैक्टर ऊपर चलेगा, ये दोनों नीचे ले आइए आप, 108 इंटू 1.5। अब आप इसको क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आंसर से आप मैच करेंगे, देखेंगे कि आंसर इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने ऑलरेडी यहाँ पास मिनट में लिखा है, आंसर आएगा सेकंड में। सेकंड को आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड लगा के, तब ये मिनट में आ जाएगा। तो आप इसको चेक करेंगे खुद से, डायरेक्ट आप लिख नहीं देंगे। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, एक पार्ट तो ये हो गया आपका। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है कि व्हाट मास ऑफ और व्हाट वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक वेयर डिपॉजिटेड। तो इसी में हम ये अप्लाई करने वाले हैं, दिस रूल, सेकंड लॉ का जो रूल है आप देख रहे हैं, गिवन वेट W1 by W2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास P1 by E2। तो हम लोग यहाँ पास क्या अप्लाई करेंगे, जो गिवन है, तो क्या गिवन है, सिल्वर, तो वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय, फाइंड क्या करना है, कॉपर का, देखिए व्हाट वेट ऑफ कॉपर, तो वेट ऑफ कॉपर बस हो गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, सिल्वर Ag डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। अब वैल्यू रखना शुरू कीजिए, गिवन मास ऑफ सिल्वर, गिवन मास ऑफ सिल्वर ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है कितना है 1.45 डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ कॉपर, यही तो फाइंड करना है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इनको नहीं आता है, एक बार फिर से देख लें। इक्विवेलेंट मास मेटल का अगर आप निकाल रहे हैं, मेटल का, तो क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ मेटल, एटॉमिक मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। तो सिल्वर का आपको निकालना है, तो सिल्वर के लिए देखिए सब लोग इधर हम निकाल देते हैं, सिल्वर, तो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 108, वैलेंसी ऑफ सिल्वर 1, 108 का 108 रह गया। चलिए कॉपर का भी दिखा देते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, कॉपर का एटॉमिक मास, कॉपर का एटॉमिक मास यहाँ क्वेश्चन में देखिए गिवन है, एटॉमिक मास 63.5, कॉपर का वैलेंसी बाय 2, सॉल्व करेंगे आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर आप हम लोग क्या लिखेंगे,
इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर हो जाएगा आपका 108 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर क्या आ जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाय 2 को पलट के आप ऊपर भेज देंगे 1.45 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 108 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 63.5। इसको रिजॉल्व करके सॉल्व करेंगे आप, ये ऊपर चला जाएगा ये क्रॉस, तो वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 1.45 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 2। तब आप इसको सॉल्व करेंगे, अपने से सॉल्व करेंगे आप, इसका आंसर लेकर के आएंगे कंप्लीट। ये क्या निकल गया वेट ऑफ कॉपर। सेम चीज वेट ऑफ जिंक निकालिए, अपने से सॉल्व करने की आदत डालिए। देखिए वेट ऑफ जो गिवन है, क्या गिवन है हमको सिल्वर, हमने लिख दिया सिल्वर, डिवाइडेड बाय निकालना क्या है वेट ऑफ जिंक, हो गया जिंक। जब आप इधर लिख दिया तो ये किसके बराबर होता है सेकंड लॉ के हिसाब से, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर तो बता ही चुके हैं, जिंक की सिर्फ बात है वो भी दिखा देते हैं आपको यहीं पास। इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, देखिए स्टूडेंट्स अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कांसेप्ट सेम है। एटॉमिक मास ऑफ जिंक ऊपर होगा डिवाइडेड बाय वैलेंसी नीचे होगी। जिंक एटॉमिक मास ऑलरेडी आपके लिए यहाँ दिया हुआ है, कितना है 65.3 डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ जिंक कितनी होती है 2। तो इस तरह से हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अपने से आप सॉल्व करेंगे। तो होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी एंड डाइल्यूट करके हमने आपको बतलाया है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर प्रोसीड करेंगे। चलिए होप सो आपने ले लिया होगा। अब हम लोग इसके एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेरे साथ साथ आप उसको नोट कर लें। तो दूसरा क्वेश्चन हम आपको बतलाते हैं कि क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट कर लीजिए कि हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज। क्या है क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी, क्वेश्चन नोट कर लें, कूलम्स यानी चार्ज आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज। अब इसमें दो पार्ट है, पहला पार्ट क्या है 1 मोल H2O 2O2। पहला पार्ट क्या है 1 मोल ऑफ H2O 2O2। और दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा है FeO 2Fe2O3। दूसरा पार्ट क्या है इसका 1 मोल ऑफ FeO 2Fe2O3। 1 मोल FeO 2Fe2O3। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है। कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी अगर आप 1 मोल वाटर को ऑक्सीडाइज करके O2 लिबरेट कराएंगे और 1 मोल FeO को ऑक्सीडाइज करके Fe2O3 में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्सीडाइज इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या आप इसमें कितने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। तो चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन जल्दी आप नोट कर लीजिए और डाटा को कलेक्ट करके हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए पार्ट है इसमें हो क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या कहता है H2O को किसमें कन्वर्ट करना, आपको H2O को ऑक्सीडाइज करके ले जाना है O2 के फॉर्म में। तो H2O ऑक्सीडाइज हुआ और ये क्या क्या लिबरेट करेगा, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है इसका, ये कन्वर्ट हो गया 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2। चार्ज चूंकि बैलेंस करना है, इधर कोई चार्ज नहीं है और ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब इसने क्या किए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, बहुत सिंपल से फॉर्म में लिखा गया। फिर से देखिए H2 आगे में कितना छुपा हुआ 1 मोल, तो ये हो गया आपका 1 मोल H2O। जब इसको ऑक्सीडाइज करा करके O2 लिबरेट कराया गया, कितने इलेक्ट्रॉन 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 2 फैराड की जरूरत पड़ गई। फर्स्ट लॉ में आपको ये सब चीज सिखा दी गई है। तो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल H2O। हो गया 1 मोल H2O 2 फैराड, आंसर इज कंप्लीटेड। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में कूलम के फॉर्म में कह रहा है तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। 2 इंटू कूलम का वैल्यू यहाँ रखिए, फैराड में कितना होता है 96500 कूलम। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, द क्वेश्चन इज सिंपल। एंड नाउ कम टू द सेकंड नंबर। तो पार्ट बी इसका क्या है वो देखिए। पार्ट बी में क्या कह रहा है 1 मोल FeO को
किसमें कन्वर्ट करना है, Fe2O3 के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए भी हम लोग उसी तरह का इक्वेशन लिखेंगे। तो चलिए जल्दी से आप इक्वेशन 1 जो है इसको नोट कर लीजिए और इक्वेशन 2 को हम लोग प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो रहा है देखिए, FeO किसमें कन्वर्ट करना है आपको, Fe2O3 में कन्वर्ट करना है। देखिए 2Fe ऑक्सीजन यहाँ देखिए 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन, ये हो गया 3। तो 2FeO प्लस हाफ और 2 गिव्स Fe2O3। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। एंड नाउ अब हो क्या रहा है उसको भी देखिए। ये जो 2Fe यहाँ है इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। आपको याद होगा ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव और इस पर 2 पॉजिटिव, इसलिए दोनों कैंसिल हो गया। इट मींस कि ये 2Fe जब टूटेगा, देखिए ध्यान दें आप, जब ये टूटेगा चार्ज में कैसे टूटेगा, 2Fe 2 पॉजिटिव के फॉर्म में टूटेगा। और अब इसको ब्रेक करना है आपको। तो ये कैसे हुआ होगा, याद कीजिए वैलेंसी क्रॉस होती थी, तो इसका 3 चार्ज यहाँ क्रॉस हुआ होगा। बात को समझे, याद कीजिए ये इधर क्रॉस हुआ, यानी इसके ऊपर 3 चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ कितना लगा हुआ 2, यानी ये किस फॉर्मेट पर है, ये है 2Fe3 पॉजिटिव। अब क्या हुआ, मिलाइए 2 3 6 पॉजिटिव और जब 2 2 4 पॉजिटिव, इधर 6 पॉजिटिव चार्ज है। इट मींस के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब ये इसको बैलेंस कर लेगा। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो हो गया ना ऑक्सीडेशन। तो देखिए इक्वेशन को लिखना कैसे, ये भी आपको सीखने की जरूरत है। अब मिलाइए, बहुत आसान हो गया। ये आ गया 2, तो 2 मोल, ये 2 मोल ऑक्सीडाइज हो रहा है कब, जब ये कितना फैराड है, 2 फैराड है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मोल के लिए, तो जब ये 1 मोल होगा तो ये भी 1 फैराड यानी कि 96500 कूलम। तो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन की भरमार रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। आपको लॉजिकली अप्लाई करना है इक्वेशन, फॉर्म सॉल्व कर लेना है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम लोग। आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, यानी निकल नाइट्रेट के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया और इलेक्ट्रोड के तौर पर उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम यूज किया गया है। करंट का वैल्यू कितना था उसमें 5 एम्पियर और करंट कितनी देर के लिए पास की गई है 20 मिनट्स। डाटा कलेक्ट करते जाएं तो आप देखिए आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइट वो क्या है निकेल नाइट्रेट। जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म कराया गया होगा तो ये कैसे टूटा, 2 यहाँ आने का मतलब इसका चार्ज होगा 2, तो 2 पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट 2 NO3 निगेटिव। अब ये जो निकेल आया यही डिपॉजिट हो रहा है, कैसे डिपॉजिट होता होगा तो आप देखिए याद कीजिए Ni2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा निकल इन सॉलिड स्टेट में। अब यहाँ देखें आप कितना है 2 मोल का मतलब 2 फैराड डिपॉजिट होता है कब, जब यहाँ 1 मोल निकल है। 1 मोल निकल का मतलब यहाँ पे आप देखिए एटॉमिक मास होता है उसके बराबर 58.7 ग्राम। तो 2 फैराड। अब कितना चार्ज पास किया जा रहा है तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन अप्लाई करने वाले हैं। करंट का वैल्यू देखिए कितना दिया गया I, करंट का वैल्यू कितना है 5 एम्पियर एंड टाइम इज इक्वल टू आप देख रहे हैं 20 मिनट है। इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे इनटू 60 सेकंड। तो Q इज इक्वल टू I इंटू T। I का वैल्यू 5, टाइम का वैल्यू हो गया 1200। सॉल्व करेंगे आप 6000 कूलम। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, जस्ट सी इट। अब आपको जब चार्ज मालूम हो गया 6000 कूलम, यहां कितना चार्ज है 2 फैराड, दैट इज 2 फैराड चार्ज से कितना डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिटेड कितना है देखिए 58.7 ग्राम, डिपॉजिटेड 58.7 ग्राम। 2 फैराड का मतलब 2 × 96500 कूलम डिपॉजिट करता है 58.7 ग्राम निकेल को। तो 1 कूलम होता तो 58.7 डिवाइडेड बाय 2 × 96500
आपको निकालना कितने के लिए है 6000 कूलम, क्योंकि जो करंट और टाइम है वो मिलकर कितना करंट कितना चार्ज को रिड्यूस कर रहा है 6000 के लिए क्या हो जाएगा, तो 6000 कूलम डिपॉजिटेड 58.7 डिवाइडेड बाय 2 into 96500 into 6000 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, और आप यहाँ पास लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में आप सब के सब आंसर लिखेंगे, सो दैट कि हम जान सके कि आपने वीडियो को बिल्कुल सही तरह से समझ लिया है और देखा है। ये आपको मेरी तरफ से छोटा सा होमवर्क है कि आप इसके आंसर को सॉल्व करके लिखेंगे ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। और ऐसे मिलाने के लिए हम आपको इसका वैल्यू बता देते हैं कि 1.825, बट ये आप सॉल्व करके लिखेंगे बिल्कुल ईमानदारी के साथ, बी ऑनेस्ट, डोंट बी चीटिंग। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल फॉर्म था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अब एक बहुत ही ज्यादा और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन अब हम आपको बताने जा रहे हैं, उससे पहले आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है। ये बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ये जेई और एम्स के अलावा किसी एग्जामिनेशन में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे तो आप सीख जाएंगे। इसमें फाइंड क्या करना है आपको, पीएच। देखिए अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन बनते ही नहीं है क्योंकि वो कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाते। क्वेश्चन में क्या दिया गया, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए आप नोट करेंगे, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.5 L of 1 NaCl solution after electrolysis when a current of 5 ampere is passed for 965 seconds। क्वेश्चन आप नोट कर लें। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है हम लोगों को। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इक्वेशन क्या होगा, देखिए मेरे साथ साथ आप नोट कर लें। NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म किया जाना है, तो ये है NaCl H2O के प्रेजेंस में इसका इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म हो रहा है। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान देंगे आप, ये कन्वर्ट हो गया। ये हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो NaOH प्लस हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। अब इस पूरे के पूरे इक्वेशन के रिप्रेजेंटेशन को आप जब गौर करेंगे तो निकालना pH है, और इसमें तो H है ही नहीं, ये एसिड तो है नहीं, एसिड रहेगा तब ना H प्लस रिलीज होगा, यहाँ तो OH लिबरेट होगा। तो हम लोग फाइंड करेंगे POH और फिर उस कैलकुलेशन से pH को हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि pH प्लस POH मिलकर के कितना होता है, 14 होता है। तो अगर आप POH निकाल लेंगे तो pH कैसे फाइंड करेंगे, उधर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको फाइंड हो जाएगा। ये इसका एक बेसिक लॉजिक है। अब चलिए इसको प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो देखिए कितना करंट दिया गया है, I का वैल्यू क्या है 5 एम्पियर और टाइम का वैल्यू क्या दिया गया है 965 सेकंड। तो चार्ज क्या हो जाएगा I इंटू टी, 5 इंटू 965 सेकंड, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 4825 कूलम। अब ये जो 4825 कूलम का वैल्यू आ गया, चार्ज निकल गया हम लोगों को। अब हम लोगों को क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं उसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोगों को दिया गया, सिंस हम लोग जानते हैं कि 1 फैराड ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड, किसी के भी 1 मोल को वो डिपॉजिट करता है। तो 1 मोल NaCl, 1 फैराड का मतलब आप जानते हैं 96500 कूलम डिपॉजिट कर रहा है 1 मोल NaCl के लिए। तो 96500 कूलम है, अगर ये 1 कूलम होता तो क्या डिपॉजिट करता, 1/96500। आपने कितना चार्ज फाइंड आउट किया, 4825 कूलम। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4825 कूलम होगा। ये कितना डिपॉजिट करेगा, 1/96500 इनटू 4825 कूलम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा लगभग 0.05 मोल। इसको आप चेक जरूर कर लेंगे, कितना गया इसका वैल्यू 0.05 मोल के बराबर आ गया। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए 0.5 लीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये मोल आपने निकाल लिया। तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बोलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी हम लोगों ने निकाल लिया है 0.5
0.05 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.5। देख रहे हैं आप, ये मोल है, ये क्या है लीटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा इंटू 10, ये हो जाएगा आपको इंटू 100, ये कैंसिल, ये हो गया आपको 10 टू द पावर -1 m। ये जो मोलारिटी निकला, ये मोलारिटी किसके लिए हम लोगों ने फाइंड किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझने की चीज है। यहीं से क्वेश्चन का वे तय होता है। NaCl जब कन्वर्ट हुआ और किसमें चला गया NaOH के फॉर्मेट में चला गया, तब ये आया। दैट इज ये हो गया आपको मोलारिटी ऑफ NaOH। इसका मतलब ये हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर -1 m। तो हम फाइंड करेंगे POH। POH कैसे निकाला जाता है, वैसे ही जैसे pH निकाला जाता है। जिसमें P लग गया, याद कीजिए स्टूडेंट्स, ये हम आपको बता चुके हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ये सब लोग पढ़ चुके हैं। तो POH कैसे निकालते हैं, माइनस P हटेगा तो माइनस लगेगा, माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो माइनस लॉग OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन देखिए, मोलारिटी के टर्म में कंसंट्रेशन एक्सप्रेस होता है 10 टू द पावर -1 को उठा के इधर ले लिया, क्या हो गया -1 इंटू माइनस पहले से था तो वो प्लस हो गया, log 10, log 10 का वैल्यू सब लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो ये हो गया आपको 1। ये POH निकला है, POH निकला है ये, therefore pH निकालना है। कैसे निकालेंगे, 14 माइनस P ऑफ OH, तो 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, ये तो आप देखें, ध्यान दें, नहीं समझ में आए एक बार फिर से रिपीट करें, तब सेम टू सेम इसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के लिए दे रखा है, इसलिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन जेई और एम्स इसमें अल्टरनेटिवली आ चुके हैं। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे करंट यहाँ 1 एम्पियर कर दिया है हमने, यहाँ करंट कितना था 5 एम्पियर का करंट था। यहाँ आप देख रहे टाइम 96.5 सेकंड है, ये 965 सेकंड था, बिल्कुल एज इट इज। और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml था, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.5 ml था। यहाँ आपको मोलारिटी दी हुई है, यहाँ भी आपको मोलारिटी दी हुई थी, एकदम सेम टू सेम चीज है। आप इसको बिल्कुल इसी तरह से प्रोसीड करें, कोशिश करें। आंसर मैच करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिख दिया है ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो उसका जल्दी आप आगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए होप आपने ले लिया। सो स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आपके एग्जामिनेशन टाइम बहुत ही नजदीक आ रहे हैं। So keep watching and keep smiling. Till then, goodbye. And don't forget to share and like the videos. Till then, goodbye.